हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो सीडीपी की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, सीडीपी की सीरीज़ में हम क्लास नंबर 38 के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम 37 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ एक एक क्लास को आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारी जो क्लास होती है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इस क्लास में, यानी कि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे आपके, पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे। और ये हमारी जो क्लास होगी वो सीटेट और अदर स्टेट के जो हमारे टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को आप एज अ मॉक टेस्ट या एज अ प्रैक्टिस से डील कीजिए। तो ये देखते हैं आपके इसमें ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। यानी कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पिछड़े यानी कि बैकवर्ड, ऑप्शन बी है विशेष यानी कि एक्सेप्शनल, ऑप्शन सी है बाल अपराधी यानी कि डेलिक्वेंट, ऑप्शन डी है मानसिक रूप से कमजोर। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। तो ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ऑप्शन ए है मौखिक व्याख्यान द्वारा, ऑप्शन बी है क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ऑप्शन सी है त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, त्रिआयामी आकृतियों के द्वारा स्पर्श के द्वारा क्या दृष्टि दोष जो बच्चे होते हैं उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो सी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए है उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन बी है उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, ऑप्शन सी है उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो यहाँ बताना है कौन सी अक्षमता है जो जन्मजात होती है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है श्रवण दोष, ऑप्शन सी है मूक बधिर और ऑप्शन डी है मंद बुद्धि। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मंद बुद्धि। तो डी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया इस प्रश्न का वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? सुनने की क्षमता के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डेसीमीटर, ऑप्शन बी है डेसीबल, ऑप्शन सी है डेसीपाइन और ऑप्शन डी है डेसीबिंदु। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेसीबल जो है सुनने की क्षमता की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीबी बोलते हैं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किन प्रकार के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दृष्टि दोष युक्त बच्चे, ऑप्शन बी है मंद बुद्धि, ऑप्शन सी है मूक बधिर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूक बधिर। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शन ए है बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ऑप्शन बी है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन करते हैं, ऑप्शन सी है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अच्छे नहीं होते हैं और ऑप्शन डी है हमारा
सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी कि एसिलरेशन का अर्थ है। ऑप्शन ए है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन बी है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। ऑप्शन सी है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। और ऑप्शन डी है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, यानी कि को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या एक्टिविटी सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट लिखना। ऑप्शन बी है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन सी है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। और ऑप्शन डी है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो बी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक यानी कि बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो कौन सी इनमें से अंतिम अवस्था हो सकती है। ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक सर्जन। ऑप्शन बी है कवि जो कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखते हैं। ऑप्शन सी है वाचक यानी कि ऑरेटर। और ऑप्शन डी है राजनीतिक नेता। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शल्य चिकित्सक। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, रिक्त स्थान बताना है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी इनमें से क्या हैं। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतक हैं। ऑप्शन बी है अपसारी चिंतक हैं। ऑप्शन सी है बहिर्मुखी हैं। और ऑप्शन डी है बहुत परिश्रमी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी चिंतक कोई क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। तो बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो हमें नहीं बताना है कौन सा इनमें से सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मौलिकता। ऑप्शन बी है प्रवाह। ऑप्शन सी है मितव्ययिता। और ऑप्शन डी है उपयोगिता। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मितव्ययिता। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। तो हमें बताना है कौन सा इनमें से भूलने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध। ऑप्शन बी है प्रतीप यानी कि प्रतिकूल अवरोध। ऑप्शन सी है प्रतिबोधित अवरोध। और ऑप्शन डी है प्रतिच्छायादित अवरोध। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रतीप यानी कि प्रतिकूल अवरोध। तो बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। तो इनमें से किसके सिवा सभी मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए है भग्नाशा यानी कि निराशा के। ऑप्शन बी है तनाव के। ऑप्शन सी है संबंध के। और ऑप्शन डी है चिंता के। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संबंध के। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन केंद्र बिंदु है। यह कथन है, किसका है कथन। ऑप्शन ए है सेफर। ऑप्शन बी है हेडफील्ड। ऑप्शन सी है डेवर। और ऑप्शन डी है लेडेल।
तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर जो है यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, तो नहीं पूछा गया है, ध्यान देना। ऑप्शन बी है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना। ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। और ऑप्शन डी है बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन ए है एक भाषा, ऑप्शन बी है द्विभाषा, ऑप्शन सी है तीन भाषा, या ऑप्शन डी है बहुभाषा। तो एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए जो निहित है वो हमारा ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुभाषी होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अक्सर ये हमारे सीटेट जैसे एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं नहीं वाले क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चंस को और आप आंसर भी बताइए। ऑप्शन ए है अच्छी बाह्य परीक्षा को आयोजन करना। ऑप्शन बी है रटने को महत्व प्रदान न करना। ऑप्शन सी है पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। और ऑप्शन डी है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अच्छी बाह्य पुस्तकों का यानी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। तो ए हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएं कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना। ऑप्शन बी है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन सी है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। और ऑप्शन डी है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो हमें बताना है फुल फॉर्म एनसीटीई की क्या है। ऑप्शन ए है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन बी है नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन सी है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और ऑप्शन डी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई की फुल फॉर्म है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने उन 20 क्वेश्चनों को एज अ प्रैक्टिस सेट किया होगा और आपने अपना देखा होगा, मूल्यांकन किया होगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन ठीक रहे और आपने किस तरह से नए क्वेश्चंस को पढ़ा। तो यहाँ जो आपने जो 20 में से स्कोर किया है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए PYQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।